जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सेट नंबर 8 है, 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे होंगे, उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान का NCERT बेस्ड इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में पेन उठाकर शीशे में देखता है, पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना के कारण संभव होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि मिरर के सामने खड़ा है और इसके दाएं हाथ में यहाँ पर आपको पेन दिख रहा होगा दाएं हाथ में, लेकिन मिरर में यहाँ पर बाएं हाथ में दिख रहा है। तो इसकी इस घटना के कारण ऐसा होता है, जैसे बताइए। तो ये पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अब थोड़ा सा समतल दर्पण का गुण समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए समतल दर्पण में क्या क्या प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। तो इसमें सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के साइज के बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु का उतना ही उसमें प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही दूरी पर स्थित होगा जितना दूरी पर वस्तु रखा जाएगा। तो पार्श्व परिवर्तित या पार्श्व व्युत्क्रमित प्रतिबिंब उसमें बनेगा, यानी अगर लेफ्ट में रखेंगे तो राइट में दिखेगा, राइट में रखेंगे तो लेफ्ट में दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तांबा को, एल्युमिनियम को, लोहा को, सोडियम को। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन से धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अब किस किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं? तो देखिए निम्न धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है तथा इनका घनत्व पानी से कम होता है, यानी ये पानी के ऊपर तैरेगा। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसे सभी को चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीन प्रश्न है कि फूलों वाले किसी पौधे में पत्तियों में मार्जिन के दौरों में कलियां पैदा होती है, इसको क्या कहते हैं? केला, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा और गुलाब का फूल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर आपको पत्ती दिख रहा होगा और इसमें पत्ती में ही कलियां दिख रहा होगा फूलों का, इसको ब्रायोफाइलम कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? जल्दी से बताइए। अगर विभवांतर को हम स्थिर रखेंगे और करंट को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर प्रतिरोध में उसका क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है। और यहाँ पर देखिए R बराबर V/I। यहाँ पर V है जो कि स्थिर रखा जा रहा है, यानी विभवांतर को, और करंट को बढ़ाया जा रहा है। अगर हम विभवांतर को स्थिर रख के करंट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध हो जाए कि घटेगा। अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो करंट है जो कि घटेगा। इसको याद रखिएगा। प्रतिरोध और जो धारा होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए सभी को नोबल गैस, यहाँ पर जो 18 नंबर वर्ग दिख रहा होगा सभी को नोबल गैस कहते हैं। पहला है हीलियम, उसके बाद नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, सभी के सभी है जो कि नोबल गैस है। और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होता है सभी में, लेकिन केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, जिनके कारण इसके बाहरी कक्षा में 2 होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? प्लैनेरिया, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम और खमीर। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा जीव है जो कि पुनर्जनन और मुकुलन दोनों द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा में दोनों प्रकार का होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जान लेते हैं अलैंगिक प्रजनन के कुछ प्रकार दिया गया है। देखिए अमीबा जो होता है, अमीबा में द्विखंडन विधि से प्रजनन होता है।
पनेरिया और हाइड्रा होता है, इसमें पुनर्जनन द्वारा मुकुलन के ईस्ट हाइड्रा ब्रायोफाइलम हो गया, विखंडन के द्वारा स्पेरोगाइरा में होता है, और बीजाणु समासंग कवक में होता है, और मॉस फॉर्म में होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। वोल्ट होता है जो कि विद्युत विभव हो गया, चाहे विद्युत विभवांतर होगा, उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर करंट का यानी विद्युत धारा का, रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और ओम मीटर किसका होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। बताइए यहाँ पर समतल, उत्तल, अवतल और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वाहनों का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, सेविंग दर्पण में, दंत चिकित्सक और सौर्य भट्टी में, इस सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 9 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक धातु और अधातु की तरह कार्य नहीं करता है। नहीं वह धातु है और नहीं वह अधातु है, यानी उपधातु। इनमें से कौन सा उपधातु है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें से कार्य नहीं करता है। यहाँ पर जो बिस्मथ है ये कार्य नहीं करता। आर्सेनिक हो गया, बोरॉन हो गया, जर्मेनियम, सभी के सभी उपधातु है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि हो गया और शीर्ष ग्रंथि हो गया, अधिवृक्क हो गया, सभी के सभी है जो कि अंतर ग्रंथि है। यकृत है जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न है कि पौधे में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। स्टार्च के रूप में, वासायुक्त अम्ल के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में, वासा के रूप में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको तुरंत उपयोग अगर नहीं किया जाता है तो उसको किस रूप में संग्रहित करके रखा जाता है, तो स्टार्च के रूप में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। देखिए पौधे में भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है। पौधे में भोजन कैसे बनता है, तो ग्लूकोज के रूप में, और सुक्रोज के रूप में उसमें स्थानांतरण होता है, और स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसको याद रखिएगा। पूछा जाए कि पौधे में भोजन किस रूप में बनता है, तो ग्लूकोज के रूप में, और एक जगह से दूसरे जगह किस रूप में जाता है, तो वह सुक्रोज के रूप में जाता है, और संचित किस में रहता है, तो स्टार्च के रूप में। इसको याद रखिएगा। अब चलिए जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। जंतुओं में भोजन जो बनता है वो ग्लाइकोजन के रूप में मुख्य रूप से लीवर और पेशी कोशिकाओं में संचित होता है। जंतु में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, और कहाँ पर होता है, तो लीवर और पेशी कोशिका में संचित रहता है। इसको याद रखिएगा। और जो ग्लाइकोजन होता है इसको जंतु का स्टार्च कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। पूछा जाए जंतु का स्टार्च किसे कहते हैं, तो ग्लाइकोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। यह ठोस और मजबूत होता है। पहला पॉइंट है कम गलनांक और क्वथनांक होता है। पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होता है। और डी है उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है गुण। तो देखिए जो भी आयनिक यौगिक होता है उसका गलनांक कम और क्वथनांक कम नहीं होता है। उसका क्वथनांक और गलनांक है जो कि उच्च होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वह ठोस और मजबूत होता है, वह पानी में घुलनशील होता है और पेट्रोल में अघुलनशील होता है। वह उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। जैसे NaCl हो गया, ये आयनिक यौगिक है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके और गुणों के बारे में। देखिए एक तरफ आयनिक या विद्युत संयोजक यौगिक है, दूसरी तरफ सहसंयोजक यौगिक है। देखिए जो आयनिक यौगिक होता है इसका गलनांक होता है जो कि उच्च होता है, क्वथनांक भी उच्च होता है। लेकिन सहसंयोजक का निम्न गलनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होता है। विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। जो भी आयनिक यौगिक होता है वह विलयन में रहता है या गलित अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में,
तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन जैसे ही वह ठोस होता है तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन अधिकांश यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जो सहसंयोजक होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से निर्मित होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से निर्मित होता है। आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, अतः ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। लेकिन इसमें ये कम बंध का होता है, ये कम बंध का होता है। ये जल में विलय होते हैं, लेकिन समानांतर जल में अविलय होते हैं। पेट्रोल और केरोसिन में अविलय होते हैं, समानांतर पेट्रोल और केरोसिन में ये विलय होते हैं। इसका उदाहरण समझिए, देखिए सोडियम क्लोराइड हो गया, लिथियम क्लोराइड हो गया, CaO हो गया। इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन ये सभी के सभी सहसंयोजक यौगिक है। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 13वां प्रश्न है कि 10 प्रतिरोध वाला 2 प्रतिरोधक के समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 से ओम के तीसरे प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजक का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 प्रतिरोध है, एक 10 ओम का है और एक दूसरा भी 10 ओम का। पहले समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, फिर यहाँ पर 10 ओम के एक तीसरा है प्रतिरोधक जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2। तो इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पर 10 रखेंगे, यानी 1/10 प्लस में 1/10, तो यहाँ से 5 ओम हो जाएगा। और फिर ये श्रेणी क्रम में R1 प्लस में R2 होता है, तो 5 गो प्लस में 10 गो कितना हो जाएगा 15, तो 15 ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह पर होने वाली घटना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सतह पर होने वाली घटना वाष्पीकरण होता है। अब वाष्पीकरण की दर में वृद्धि कब होता है, तो जब यदि हम सतह के क्षेत्रफल बढ़ा दें, तापमान में वृद्धि कर दे, आर्द्रता में कमी कर दे और वायु की गति वृद्धि कर दे तो वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ वृद्धि से होती है। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। उसमें मास बढ़ा दे या उसका वेग बढ़ा दे, कोई भी बढ़ा देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। या तो गति या द्रव्यमान दोनों में वृद्धि कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर बी और डी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति यहाँ पर +2 डायोप्टर है तो यह किस प्रकार का लेंस है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 डायोप्टर है और यहाँ पर लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है, तो 1/f। तो 1/f रहता है। तो यहाँ पर अगर हम मीटर में निकालें तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में रखें तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी देखिए मनुष्य का देखने का सबसे न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, और ये 50 सेंटीमीटर के लिए लगाया गया है। 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को देखने के लिए, यानी वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसको प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए लेंस सूत्र बराबर क्या होता है, तो 1/f 1/v - 1/u होता है। और v होता है जो कि वस्तु प्रतिबिंब का दूरी है, u है जो कि वस्तु का दूरी है, f है जो कि फोकस दूरी है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर होता है hi/h0 और v/u। यहाँ पर v हो, आप जानते होंगे v हो गया जो कि वस्तु का प्रतिबिंब दूरी हो गया, और u है जो कि वस्तु का दूरी हो गया। और यहाँ पर h1 है जो कि प्रतिबिंब का हाइट हो गया, और h0 यहाँ पर है जो कि वस्तु का हाइट हो गया। लेंस शक्ति बराबर क्या होता है 1/f होता है, और सेंटीमीटर में अगर रखें तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो ग्लूकोज रहता है, जल होता है और ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6, साथ में जल बनता है और ऑक्सीजन होता है।
यहाँ पर ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है? जैसे बताइए हाइड्रोजन, जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन। इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए हाइड्रोजन है जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो आपतित और अपरावर्तित किरणों के बीच का कोण यहाँ पर ज्ञात करना है। आइए यहाँ पर समझते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए यहाँ पर बताया गया है, यह एक समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण से ये है जो कि आपतित किरण है, यह अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण तथा दर्पण के साथ ये 20 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है, 20 डिग्री। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो देखिए ये अभिलंब हो गया और अभिलंब ये दर्पण, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है? अभिलंब तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर 20 डिग्री और ये हो गया, तो ये कितना होगा? तो ये 70 डिग्री हो गया। और आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के बराबर होता है, तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होता है। 70 कितना हो गया? तो 140 हो गया। तो 140 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है? देखिए धातु का एक गुण होता है आघात वर्धनीय और तन्यता। आघात वर्धनीय के अर्थ हुआ कि उसको पीट कर दम पतले से पतले चादर का रूप धारण करवा दे, और तन्यता का अर्थ हुआ कि उसको गर्म करके लंबे से लंबे उसका तार खींच सके। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय किस में होता है? तो Hg यानी चांदी में होता है। अगर हम तन्यता की बात की जाए तो सबसे अधिक सोना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक को पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। प्रत्येक के क्रिया के एक प्रतिक्रिया होता है। हम बल इधर लगाएंगे तो उधर से वो भी बल लगाएगा उस वस्तु पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गलत है? जैसे बताइए यहाँ पर पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। दूसरा है कि पदार्थों के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए पदार्थों के कण है जो कि स्थिर अवस्था में होता है, ये है जो कि कथन गलत है। वो हमेशा गतिशील रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? जैसे बताइए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और उसके स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। यानी जैसे जैसे नीचे आएगा उसका गतिज ऊर्जा है जो कि बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और इस स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार है जो कि 30 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उस लड़के का भार कितना होगा? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए किसी भी वस्तु का जो भार होता है वह पृथ्वी पर जितना होता है चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाता है। पृथ्वी पर यह 30 न्यूटन का है, तो यहाँ पर 30 का ये 6 भाग हो जाएगा, तो 6 भाग यानी 6 पर 30 यानी 5 न्यूटन। चंद्रमा पर उसका जो भार है वह 5 न्यूटन का हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक ऐच्छिक कार्य है? ऐच्छिक कार्य नहीं है, यानी उसको अपने इच्छा से हम नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक होते रहता है। जैसे देखिए मुट्ठी बंद करना, ये हम कर सकते हैं, हम अपने से मुट्ठी बांध सकते हैं, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक कुर्सी को चलाना है, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक वस्तु को लेना है, इसको भी कंट्रोल से ले सकते हैं। लेकिन जो दिल का धड़कना है ये हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, यह ऑटोमेटिक होते रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह ऐच्छिक कार्य नहीं है, यह अनैच्छिक क्रिया है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त करें। सेशन आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।